नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसने न सिर्फ एक बड़े इलाके को झकझोर कर रख दिया बल्कि हमारे सूचना तंत्र की खामियों को भी उजागर किया। जरा सोचिए, एक बेहद खतरनाक तूफान तबाही मचाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हेडलाइंस बनने से पहले ही उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में सुनाई दे जाती है ना? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास। आज एक वायुमंडलीय वैज्ञानिक के नजरिए से हम उत्तर प्रदेश में आए इस भयंकर थंडर स्क्वॉल यानी धूल भरी आंधी और तूफान के पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय में उतरते हैं। इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस अनसुने लेकिन जानलेवा तूफान की कहानी से। फिर समझेंगे वायुदाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट का पूरा विज्ञान, बादलों और विक्षोभ का खेल और जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में मंडराते खतरे। और हाँ, आखिर में आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के कुछ बेहद जरूरी नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, एक ऐसा जानलेवा तूफान जो शुरुआत में अनसुना रह गया। प्राथमिकताओं का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला था। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के कई इलाके इस भयानक तूफान की चपेट में थे, स्थानीय मीडिया का पूरा ध्यान अमेरिका में ट्रंप और शी जिनपिंग की खबरों या फिर भारत में ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकातों पर टिका था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़ारा बिल्कुल अलग था। उस समय रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर थे और सीधी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक संवेदनाएं व्यक्त की गई। बात सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रही। यूएई और सिंगापुर जैसे देशों ने भी राजनयिक चैनलों के जरिए अपना दुख जाहिर किया। जब टीआरटी वर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर गूंजी, तब जाकर कहीं एहसास हुआ कि असल में देश में कितनी बड़ी त्रासदी हो चुकी है। अब देखिए, ये जो संख्या है ना, ये महज एक आंकड़ा नहीं है। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा कि ये गर्मियों की कोई आम सी आंधी है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मौतों का आंकड़ा 100 के पार चला गया और अंततः 117 लोगों की दुखद मौत की पुष्टि हुई। जब ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ी, तब जाकर कहीं इस घटना ने राष्ट्रीय मीडिया और प्रशासन को नींद से जगाया और बचाव कार्य में तेजी आई। और ये तबाही आई कितनी रफ्तार से? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा कल्पना कीजिए इस विनाशकारी बल की। ये कोई मामूली हवा का झोंका नहीं था। इस तेज रफ्तार वाले अंधड़ ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों को बुरी तरह से रौंद डाला। गाड़ियां खिलौनों की तरह पलट गईं और विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे गिरते हुए देखे गए। सिर्फ अकेले प्रयागराज शहर में ही इस विनाशकारी हवा ने 21 लोगों की जान ले ली। ये आंकड़े खुद चीख चीख कर इस तूफान की भयावहता की कहानी बयां कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं इसके पीछे के विज्ञान को, यानी वायुदाब प्रवणता, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में जो चीज थी वो है प्रेशर ग्रेडियंट। इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब एक कमरे के किसी एक कोने में परफ्यूम छिड़का जाता है तो खुशबू तुरंत पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? क्योंकि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागती है। हवा का व्यवहार भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च दाब वाले इलाके से लो प्रेशर यानी निम्न दाब वाले इलाके की ओर तेजी से दौड़ती है। उत्तर प्रदेश में ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा और खतरनाक लो प्रेशर जोन बन गया था, जिसने आसपास की सारी हवा को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींच लिया। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं। होता क्या है कि सूरज की चिलचिलाती धूप से दोपहर 2 बजे तक धरती की सतह एकदम भट्टी की तरह गर्म हो जाती है। इसके बाद धरती इस भयंकर ऊष्मा या हीट को वापस वायुमंडल में छोड़ना शुरू करती है। इस गर्मी की वजह से धरती के ठीक ऊपर की हवा भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है। तो ये हल्की गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उठने लगती है। जब ये हवा ऊपर जाती है तो नीचे धरती पर एक बहुत बड़ा खालीपन या लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। अब इस विशाल खाली जगह को भरने के लिए आसपास के इलाकों से ठंडी और भारी हवा बहुत तेजी से दौड़ पड़ती है और यही दौड़ती हुई हवा आगे चलकर एक भयंकर बवंडर या आंधी का रूप ले लेती है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा लो प्रेशर जोन आखिर बना ही क्यों? इसका सीधा जवाब है उत्तर भारत में चल रही वो जानलेवा हीट वेव। उस वक्त के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में तापमान लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। राजस्थान के फलोदी और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री के पार था।
इसी तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। तो ये जो अत्यधिक झुलसा देने वाली गर्मी थी ना, इसी ने हवा को तेजी से ऊपर ढकेलकर उस विशाल लो प्रेशर जोन को जन्म दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे बिंदु पर, बादल, विक्षोभ और तूफान का निर्माण। जब वो भयानक गर्म हवा तेजी से आसमान की तरफ उठी तो उसने कोई आम बादल नहीं बनाए, बल्कि क्यूमुलोनिम्बस बादलों का निर्माण किया। ये बादल एकदम अलग होते हैं। ये किसी विशाल टावर की तरह एकदम सीधे, घने और इतने ऊंचे होते हैं कि आसमान में कई किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं। एक ही जगह पर इकट्ठा हुए ये भारी भरकम बादल अपने अंदर बेहिसाब ऊर्जा समेटे होते हैं, और यही वो बादल हैं जो थंडरस्क्वॉल या अचानक आने वाले जानलेवा तूफानों को पैदा करते हैं। दिन के उजाले में अचानक से जो घुप अंधेरा छा जाता है ना, वो इन्हीं विशाल बादलों का ही असर होता है। इस तूफान को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की वो डरावनी रफ्तार आखिर मिली कहाँ से? इसके पीछे हाथ था भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। जब ये विक्षोभ उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद इन भारी बादलों और उस लो प्रेशर वाले क्षेत्र से टकराया तो इसने एक तरह से आग में घी का काम किया। इसने बादलों के बीच से सूखी हवा को बहुत ही ज्यादा तेजी से सीधे जमीन की तरफ ढकेल दिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आसमान से हवा का कोई बहुत बड़ा क्षैतिज विस्फोट या हॉरिजॉन्टल ब्लास्ट कर दिया गया हो। और यही वो जानलेवा झोंका था जिसने धरती से टकराकर सब कुछ तहस-नहस कर दिया। इस घटना से हमें जो बड़ी तस्वीर नजर आती है वो है हमारा चौथा बिंदु, जलवायु परिवर्तन और भविष्य के खतरे। ये तूफान कोई एक बार होने वाली छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बेसलाइन तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब ये अत्यधिक गर्मी एक न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक देश में मॉनसून पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता, तब तक हमें ऐसी बेमौसम और प्रचंड तूफानी स्थितियों का बार बार सामना करना पड़ सकता है। और जाहिर है, इससे सिर्फ जानमाल का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि खेतों में लहलहाती फसलों को भी भारी तबाही झेलनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा नियम। इस भारी तबाही के बाद सरकार और प्रशासन को तुरंत हरकत में आना पड़ा। पीड़ित परिवारों के लिए फौरी राहत के तौर पर सरकार ने हर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंचें और ये सुनिश्चित करें कि राहत कार्य बिना किसी रुकावट के चलें और बाकी बचे लोग पूरी तरह सुरक्षित रहें। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा वही है जो हम खुद अपनी कर सकते हैं। आधिकारिक सुरक्षा नियमों के मुताबिक कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी टिन शेड के नीचे पनाह न लें, क्योंकि तेज हवा में ये शेड उड़कर सीधे जानलेवा हथियार बन सकते हैं। दूसरा, आंधी के वक्त बड़े पेड़ों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए काफी है। ऐसे समय में सबसे सुरक्षित जगह है एक पक्का घर, जिसके दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हों, ताकि अचानक आने वाले हवा के झोंके अंदर तबाही न मचा सकें। और सबसे जरूरी बात, गर्मियों की इन तेज हवाओं को कभी भी हल्के में न लें। ये देखते ही देखते एक भयंकर थंडर स्क्वॉल में बदल सकती हैं। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। विज्ञान हमें साफ साफ बता रहा है कि तापमान बढ़ेगा और ऐसे भयंकर बवंडर अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि हमारा न्यू नॉर्मल बन सकते हैं। तो क्या हमारा समाज, हमारी चेतावनी प्रणालियां और हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा इस नए और भयानक खतरे का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। इस अहम विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।